जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती 2020 से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, जो कि आप लगातार कमेंट करके पूछना चाह रहे हो मेरी फॉर्म फिलअप की वीडियो पर, जिसमें कि मैंने आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में जानकारी दी है। तो वहीं से मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इन सभी सवालों के जवाब एक वीडियो के माध्यम से दिए जाए, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर आपको आंसर करता हूँ तो वो जवाब सिर्फ एक कैंडिडेट तक पहुँचता है, बट यहाँ पर ये वीडियो देख करके जिनके मन में भी वो सवाल है उसका आंसर उसको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। सवाल कौन कौन से होने वाले हैं, अगर आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपके मेन सवाल थंबनेल के ऊपर मेंशन कर दिए हैं। जिन लोगों ने थंबनेल को रीड किया है उनको पता होगा कि इसके अंदर आपको किन किन क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना कंप्लीटली देख लीजिए। अब चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको यहाँ पर एक एक करके सभी सवालों का आंसर कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों पहला आपका सवाल है कि ये भर्ती परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है, क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत आता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी है केंद्र सरकार, उसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन आता है, इसलिए ये भर्ती आपकी गवर्नमेंट तो है ही। साथ ही अगर बात करें कि जो वैकेंसी निकली है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है या फिर परमानेंट है, तो ये भी यहाँ से आप जान लीजिए। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब भी यहाँ पर आपका परमानेंट है, यानी कि आपकी जो नियुक्ति होगी वो रेगुलर बेस पर होगी, कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नहीं रहने वाला है 2 या 3 साल का, आप परमानेंट इसके ऊपर सिलेक्ट हो जाओगे। ये पूरी तरीके से आपकी एक परमानेंट भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये आपकी परमानेंट भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है। तो अगर आपका डाउट है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है और इसमें मैं अप्लाई नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट जॉब करूं, तो इसलिए अगर आपका ये सपना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक रेगुलर बेस भर्ती है यानी कि परमानेंट है। अब चलिए, ये जो सवाल था आई होप क्लियर हो गया होगा प्रूफ के साथ में। अब यहाँ पर जो आपका अगला सवाल है उसके ऊपर चलते हैं। तो आपका अगला सवाल है, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि इसमें जो आप देख पा रहे हो नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी पोस्ट निकाली है। तो कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन कई 2-3 पोस्ट पर मैच हो जाती है, यानी कि उन 2-3 पोस्ट के ऊपर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो क्वालिफिकेशन उनके पास होती है। तो ऐसे में क्या वो एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में फॉर्म फिलअप की वीडियो पर मुझे कमेंट देखने को मिला, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दी है। अब चलिए इसका आंसर भी मैं आपको कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हो, इसमें 8वीं 10वीं और 12वीं और इसके अलावा जो हायर क्वालिफिकेशन है वो भी आवेदन कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के। तो ये जानकारी भी मैं आपको ऑफिशियली देने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ आओगे तो आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि मैं अभी यहाँ से आपको रीड करके बताने वाला हूँ, ताकि आपको लगे कि मैंने आपको कोई गलत जानकारी नहीं दी है। तो यहाँ पर दोस्तों 10 पॉइंट में आप देखोगे, यहाँ पर दिया जा रहा है दी पर्सनस अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट मस्ट अप्लाई सेपरेटली, यानी कि इसमें इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता है वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर पाएगा। ये आपका अप्लाई लिंक है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो आपने अगर पहले ही किसी पोस्ट पर अप्लाई कर लिया है और आप दूसरी पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको न्यू वे में, यानी कि अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, अलग से आपको सारा काम करना होगा। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो दिया जा रहा है न्यू यूजर रजिस्टर फॉर अनदर पोस्ट, यानी कि अगर आपने किसी पोस्ट पर अप्लाई कर लिया है और उसके बाद आप फिर से किसी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको रजिस्टर फॉर अनदर पोस्ट। तो यहाँ से भी आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि इसमें एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना अलाउड है, और आप अप्लाई अगर चाहते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना तो बिल्कुल कर सकते हैं। और इसकी जानकारी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के 10 पॉइंट में दी जा रही है। दी पर्सन अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट मस्ट अप्लाई सेपरेटली, यानी कि जो एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता है वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर भी आपको मिल चुका होगा, ये भी मैंने ऑफिशियली आपको बताया है।
अब यहाँ पर आता है क्या ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो मैंने जब ये फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको नोटिफिकेशन थंबनेल के ऊपर ही मेंशन किया था कि इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बट फिर भी यहाँ पर आपका सवाल है जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेस का, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जो भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है वो ज़्यादातर ऑल इंडियन कैंडिडेट के लिए निकाली जाती है, यानी कि चाहे आप किसी भी स्टेट से हो आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आते हैं आपकी कैटेगरी में पोस्ट न होने पर दूसरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर क्योंकि इसमें पोस्ट काफ़ी कम है, शायद टोटल मिलाकर के 52 पोस्ट है, और ऐसे में अगर आपकी कैटेगरी में वो पोस्ट नहीं है तो क्या आप दूसरी कैटेगरी में आवेदन कर सकते हो। इस तरह के कमेंट है कि सर मेरी कैटेगरी में ये वाली पोस्ट नहीं है तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर लूँ। तो उसी को देखते हुए मैंने सवाल ऐड किया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट है, और यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा आपसे, जो कि आपको बाद में देना है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि SC ST कास्ट सर्टिफिकेट और OBC, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड होगा। इसलिए अगर ये किसी एक स्टेट के लिए भर्ती होती तो जो उस स्टेट में आवेदन करने वाले कैंडिडेट है उनको तो उसी कैटेगरी में रखा जाता। बट अगर आप अन्य किसी स्टेट में आवेदन करते तो आपको फिर वहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाता। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जिसकी जो कैटेगरी है वो उसी कैटेगरी में अप्लाई कर पाएगा। तो अगर आपकी कैटेगरी में पोस्ट नहीं है तो आप इसमें, वैसे तो अगर जानकारी के अनुसार बात की जाए, वैसे तो इसमें नोटिफिकेशन में कहीं पर मेंशन नहीं किया है इसके बारे में, बट अगर जो रूल है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप उस पोस्ट में आवेदन नहीं कर पाओगे अगर आपकी कैटेगरी में वो पोस्ट अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हो और आप चाहते हो कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इसमें आवेदन करने के लिए कोई फीस भी नहीं है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए। जो मेरा मानना है और जो मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग मैंने जानकारी आपको शेयर कर दी है। अब यहाँ पर दोस्तों इसी सवाल से एक आंसर मेरे सामने आया है, वो है आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। मैंने यहाँ पर इस जो थंबनेल है फॉर्म फिलअप का, इसमें भी मेंशन किया कि बिना फीस सभी स्टेट से फॉर्म भरे। तो फिर भी कुछ लोगों ने शायद थंबनेल नहीं देखा तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि सर आपने फीस नहीं बताया कि कितनी फीस देनी है, OBC को कितनी फीस देनी है, जनरल को कितनी देनी है, SC ST को कितनी देनी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लीजिए, देयर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर अप्लाइंग टू एनी पोस्ट, यानी कि चाहे आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो और किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी भर्ती निकली जिसमें कि बिना फीस के आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अभी DDA के अंदर जो भर्ती निकली थी उसमें तो फीस भी 500 रुपये है और ऊपर से परसेंटेज रख दी है, यानी कि जिनकी परसेंटेज 75% से कम होगी उनका नंबर एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आएगा। अब उनका क्या होगा, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे हैं, कई क्या बहुत सारे हैं जिन्होंने परसेंटेज कम होते हुए भी अप्लाई कर लिया, तो उनके 500 रुपये टोटल वेस्ट चले जाएंगे। बट यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मौका है, आप अप्लाई कर लीजिए जो भी जैसा भी आपको लगता है। और अप्लाई करते वक्त आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको अप्लाई करने में सिर्फ अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। और जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करते हुए प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको बता दूँ कि ये प्रॉब्लम मेरे सामने भी आई थी जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था, और जो कि मुझसे भी अगर मैं सच कहूँ तो सोल्व नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर जो आपको रेजुलेशंस और डायमेंशन दिया जा रहा है, अगर आप रेजुलेशन सेट करते हो इमेज का तो फिर जो साइज़ है वो कम रह जाता है। और अगर आप साइज़ सही करते हो 10 MB से 20 MB के बीच रखते हो सिग्नेचर को, तो फिर जो आपका रेजुलेशन है वो 140x60 नहीं रह पाता। तो ऐसे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप किसी ऐसे ऐप को प्रेफर करोगे या फिर जानते हो जहाँ से आपको इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाए, आपका साइज उस साइज के बीच रह पाए, तो आप कमेंट करके उसको बता दीजिएगा, ताकि बाकी कैंडिडेट भी उस ऐप के माध्यम से अपना सिग्नेचर या फिर जो भी वेबसाइट है जहां से वो इसको कवर कर सकते हैं तो आप वो शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं एक और वीडियो बना करके इसके बारे में जो भी डाउट लोगों को आ रहा है वो क्लियर कर दूँ।
तो दोस्तों बस यही थी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे इसी तरह से कमेंट करके पूछ लीजिएगा इसी वीडियो पर। मैं अगर मुझे लगा कि इसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है तो मैं एक और वीडियो बना करके उन सभी क्वेश्चन को ऐड करके उनका आंसर कर दूंगा। तो इस वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेह होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।